का प्रयास करेंगे। एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन से संबंधित प्रश्न किए थे और आज भी उसे जो पहला चैप्टर है उसको करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ाई कर चुके थे। ये जो मैप है कल हम लोग इसको पढ़ चुके थे। इस मैप को भारत और उसके संबंधित राज्यों के बारे में कल जानकारी हम लोग दिए थे, किस राज्य की सीमा कितना लगती है, तो इतना हम लोग जानकारी कर लिए थे। आगे आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों की सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है, आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज हम लोगों को शुरुआत करना है ये वाला। ठीक है, पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य, यानी पड़ोसी जो राज्य है, पड़ोसी देश हमारा जो है, और पड़ोसी देश से बिहार एसएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चैप्टर ही बनाया गया है बिहार एसएससी में पड़ोसी राज्य से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर हम पड़ोसी राज्य के बारे में जानेंगे, कौन कौन से पड़ोसी देश राज्य हैं, देश है, और उससे संबंधित कौन कौन से राज्य जो सटे हुए हैं। तो कल हम लोग पड़ोसी राज्य के देशों के बारे में पढ़ चुके थे, तो उससे ही संबंधित एक और है जो कौन सा देश की सीमा किस भारत के किस राज्य से सबसे अधिक लगती है। ठीक है, सबसे अधिक दिया गया है, सबसे लंबा, सबसे कम हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, सबसे कम सीमा। ठीक है, 2 पॉइंट हम लोग बन जाएगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, जैसे हमारा पहला पड़ोसी राज्य के बारे में दिया गया है बांग्लादेश। आप लोग कल भी पढ़ाए थे, जो भारत की सबसे ज्यादा लंबी सीमा बांग्लादेश किससे लगती है, 4096.7 कल ही बताए थे किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगती है। और ये सीमा जो है, अगर राज्य से आपसे पूछा जाए जो किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश के सर्वाधिक लगती है, तो ये जो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है बांग्लादेश से सर्वाधिक लगती है, और ये जो है 2216.7 किलोमीटर लगती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बल्कि यहाँ से इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से सबसे कम लगती है, तो वो राज्य है असम। कल भी यह बताए थे आप लोगों को, जो असम एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 2 बार सीमा लगाता है, एक मेघालय के पास और एक त्रिपुरा के पास। ये बताए थे कल हम आप लोगों को। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी कल हम आपको बताए थे। ठीक है, अगला देश है नेपाल। नेपाल से है सबसे अधिक सीमा जो है उत्तर प्रदेश लगाता है। उत्तर प्रदेश लगाता है नेपाल से सबसे अधिक सीमा। नेपाल से सीमा लगाने वाला राज्य के बारे में बताए थे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य बताए थे। उसमें सब सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश सीमा लगाता है। कितना लगाता है, 651 किलोमीटर की सीमा लगाता है। और सबसे कम आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, सबसे कम जो है नेपाल के साथ सीमा लगाता है सिक्किम। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला जो है म्यांमार। म्यांमार, तो म्यांमार से सीमा जो हम बताए थे आप लोग को, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सीमा लगाता है अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से, म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य, भारत का जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक सीमा लगाता है। और कितना, 520 किलोमीटर की सीमा लगाता है। और सबसे कम जो सीमा लगाता है राज्य, भारतीय राज्य, वो है नागालैंड। तो इसको ध्यान में रखना है। सबसे अधिक सीमा कौन लगाता है, तो अरुणाचल प्रदेश लगाता है म्यांमार के साथ, और सबसे कम कौन लगाता है, नागालैंड लगाता है। अगला पॉइंट को देखेंगे, अगला पॉइंट है भूटान। भूटान के साथ सबसे अधिक सीमा जो है, भूटान के साथ सीमा लगाने वाला राज्य में सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 राज्यों में सबसे अधिक सीमा जो है असम लगाता है, जो कितना लगाता है, 267 किलोमीटर लगाता है। और सबसे कम कौन सा सीमा लगाता है, तो सिक्किम लगाता है। भूटान के साथ भी सबसे कम सीमा जो है सिक्किम लगाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है
पाकिस्तान जो है 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? तो गुजरात, पंजाब और राजस्थान 3 राज्य हो गए, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान का सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य लगाता है, तो सर्वाधिक सीमा जो है आपका राजस्थान लगाता है। और सबसे जो कितना लगाता है 1170 किलोमीटर लगाता है। और सबसे कम सीमा कौन लगाता है, तो यहाँ पर सबसे कम सीमा जो है पंजाब लगाता है। पंजाब लगाता है पाकिस्तान से। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगर दिया जाए जो पाकिस्तान के साथ, तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक सीमा लगाता है, तो सर्वाधिक सीमा जो है जम्मू कश्मीर लगाता है। अगर दोनों दे दे तो आपको जम्मू कश्मीर टिक करना है कि राजस्थान से ज्यादा सीमा जो है जम्मू कश्मीर का लगता है पाकिस्तान से। इसको बात को ध्यान रखना है। चीन के साथ जो है हम पहले ही बताते हैं, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है अच्छा, जो चीन के साथ जो है 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 भारतीय राज्य जो है सीमा लगाते हैं। और सबसे बड़ा सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश लगाता है। किसके साथ? तो चीन के साथ। और सबसे कम सीमा कौन लगाता है चीन के साथ? तो सबसे कम सीमा जो है चीन के साथ लगाता है जो अरुणाचल प्रदेश 1080 किलोमीटर की सीमा लगाता है चीन के साथ। तो कौन सबसे कम कौन? तो यहाँ पर भी सिक्किम सबसे कम सीमा लगाता है अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ। इसको ध्यान में आपको रखना है। कौन सबसे लंबा लगाता है, कौन सबसे छोटा लगाता है, ये दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको 1-2 याद रखना है, ठीक है, इसमें से सबसे अधिक कौन सीमा लगाता है, तो इसमें किलोमीटर आपको ध्यान में रखना होगा। तो पश्चिम बंगाल के जो भारतीय राज्य जो पश्चिम बंगाल है, उसकी सीमा जो सबसे अधिक जो लगता है वो जो है पश्चिम बंगाल का लगता है। और सबसे कम वाला एक याद रखना है, ये वाला असम जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत के पड़ोसी देश है, उसे सबसे कम जो सीमा लगता है असम का लगता है भूटान के साथ। तो ये बात दोनों आप ध्यान में रख लीजिएगा, तो आपको ये पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। और एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो थोड़ा जो लोग जुड़े हैं थोड़ा गुड मॉर्निंग कर दीजिए, थोड़ा सभी को गुड मॉर्निंग हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, जो लोग भी जुड़े हुए थोड़ा गुड मॉर्निंग कर लीजिए लोग, ठीक है। आगे यहां पर बढ़ेंगे। ये हो गया हम लोग का यहां पर आएंगे। देखिए कल भी बताए थे, इसकी चर्चा कर दिए थे कल भी। जब भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगा देश जो है, कल भी इसकी चर्चा किए थे। जब भारत के से जल और स्थल सीमा से लगा राज्य देश है वो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। कल भी बताए थे केवल जल सीमा से लगे जो राज्य देश है, भारत से लगे देश है, उसमें श्रीलंका बताए थे, मालदीव बताए थे, थाईलैंड बताए थे और क्या बताए थे, इंडोनेशिया बताए थे। तो इसको भी ध्यान रखना है, कल इसकी चर्चा हम लोग कर दिए हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, थोड़ा यहां पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हाँ, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात आप कीजिएगा तो यहां पर देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात कीजिएगा तो ये जो हमारा है, ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अंडमान निकोबार खासकर निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे लास्ट पॉइंट द्वीप आइएगा तो ये द्वीप जो है आपको
ग्रेट निकोबार कहा जाता है, ग्रेट निकोबार या निकोबार, या इसे महान निकोबार कहा जाता है, ये सब बड़ा निकोबार के नाम से भी जाना जाता है, बड़ा निकोबार, बड़ा निकोबार के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार इसे कहा जाता है। और यही द्वीप के जो है सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, इसे ही पिग्मेलियन पॉइंट, ये भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे जो नाम से जाना जाता है पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, या इसे ही इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये जो है दोनों पुराना नाम है इसका, ठीक है। इसका नया नाम जो है इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन नाम है इसका, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। ग्रेट निकोबार में है या महान निकोबार में है या बड़ा निकोबार में स्थित है। एक और बात है यहाँ पर जो आप लोग जानते होइएगा, जो इंडोनेशिया, एशिया के जो देश है, इंडोनेशिया और किरिबाती से जो होकर एक रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री लाइन, ये जो रेखा है 0 डिग्री लाइन, या इसे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इसे ही भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहा जाता है, जो भारत के नीचे से गुजरता है। और भारत की जो भूमध्य रेखा है और जो विषुवत रेखा है, जो भूमध्य रेखा है और विषुवत रेखा है, और हमारा जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इसकी जो दूरी है यहाँ से विषुवत रेखा से और सब जो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट से, इसकी दूरी जो है 876 किलोमीटर, इसको ध्यान में रखना है। लेकिन 876 किलोमीटर, ये बात तो आपको समझ गए होंगे कितना किलोमीटर है, तो 876 किलोमीटर है। ये तो हो गया भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। लेकिन एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जो मुख्य भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये हमारा द्वीपीय भारत हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अब गुरुजी रिसेंट चलेगा 8 PM से, हाँ रोज 8, 8:15 से चलता है, ठीक है। 8 PM या 8 PM, 8 नहीं 8, जो सुबह में 8 बजे चलेगा, 8, 8:15 से चलने लगता है। 15 मिनट थोड़ा लेट आते हैं, बच्चे आ जाए बढ़िया से, तो 8:15 से चले, 8:15 से रोज चलता है, ठीक है। तो भारत, मुख्य भारत से आपसे पूछा जाए, मुख्य भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो बिंदु है कन्याकुमारी, आपसे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, इससे ही कन्याकुमारी जगह है, ठीक है। कन्याकुमारी जो शहर है, कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भारत का, ध्यान में रखना है। मुख्य भारत पूछे तभी आपको इसको लगाना है। तो मुख्य भारत का सबसे दक्षिणतम कन्याकुमारी, या इसे ही केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। और इससे भी अगर डीप में पूछेगा आपसे तो विक्रमशिला, विवेकानंद शिला, विवेकानंद शिला के नाम से जाना जाता है। तो आपसे जो पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, ये कन्याकुमारी ही पूछा जाता है, कभी कभी केप कोमोरिन पूछा जाता है, और बहुत ही चांस कम रहता है, कभी CDS के एग्जाम में ये पूछा गया है विवेकानंद शिला के बारे में, ठीक है। जब भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो विवेकानंद शिला वहां पर ऑप्शन था, CDS में पूछा गया है। लेकिन जो बिहार दरोगा, जो बिहार का एग्जाम है,
ठीक है, जो रेलवे के एग्जाम में इसमें जो है यही दो ऑप्शन रहता है, जो मुख्य भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी होगा, नहीं तो केप कोपेनहेगन रहता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोनों बातों को। ठीक है, जो लोग जुड़े हुए कृपया आप लोग शेयर कर दीजिए थोड़ा इस्फाक। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए, ये हम समझ गए। तो आइए हम थोड़ा उत्तरी बिंदु को देख लेते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है भारत का, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है, सबसे उत्तरी बिंदु जो है इसे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, कॉल के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, आपसे पूछे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्व का बिंदु, इसको मिटा देते हैं क्योंकि लुसेंट में लिखा हुआ है ये सब बात। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी पश्चिमी आप लोग गड़बड़ नहीं होना है, ये उत्तरी या दक्षिण में गड़बड़ नहीं होते हैं लोग, जैसे पूर्वी में आपको गड़बड़ नहीं होना है। ये वाला जो भाग है इसे पूर्वी कहा जाता है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है कितना है, तो आपको कीबुथु है, कीबुथु है, कीबुथु है, जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसको ध्यान में रखना है। और सबसे जो पश्चिमतम बिंदु है, पश्चिम वाला बिंदु है, ये आपका यहां पर है, जिसे सर क्रीक के नाम से जाना जाता है, सर क्रीक या इसे ही गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा, सर क्रीक या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे उत्तरतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिम बिंदु, तो ये सब बातें पूछी जाती है आप लोगों से, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। इंदिरा पॉइंट है, बृहत निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट यह नहीं दिया गया। ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। काराकोरम पर्वत सियाचिन में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है गुजरात में। पूर्वी बिंदु जो कीबुथु है जो अरुणाचल प्रदेश में, यही बात लिखा है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कोलबा पॉइंट, कोलबा पॉइंट, तो आपको इसको ध्यान में रखना है जो कोलबा पॉइंट कहाँ स्थित है, कोलबा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो कोलबा पॉइंट जो है मुंबई में स्थित है। ये दूरी मापने के लिए एक बिंदु रखा जाता है। ठीक है, तो ये बिंदु बनाया गया है। ठीक है, तो कोलबा पॉइंट जो है आपको इसी तरह ध्यान रखना है, मुंबई में है। कोलबा पॉइंट कहाँ से है, मुंबई। रेलवे में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार दूर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट कलीमेरे तमिलनाडु में है, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में है, एवं पॉइंट पेड्रो जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। जाफना प्रायद्वीप कहां से है, तो जाफना प्रायद्वीप जो है जाफना प्रायद्वीप, आइए हम थोड़ा देख लेते हैं जाफना प्रायद्वीप। जाफना प्रायद्वीप जो है यहां पर है, जो श्रीलंका है, श्रीलंका का जो उत्तर पूर्व में एक प्रायद्वीप है जिसे जाफना प्रायद्वीप कहते हैं, जाफना प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और यहाँ पर है जाफना पॉइंट, यहाँ पर रहती है, जाफना पेड्रो के नाम से भी जाना जाता है उसे। तो जाफना पॉइंट यहीं पर है जो श्रीलंका के कब्जा में वर्तमान में है। एक और चर्चा लोकसभा में बहुत था, एक काचा तीवू द्वीप 2025 में बहुत लोकसभा में था। तो काचा तीवू द्वीप जो है यहाँ स्थित है। ये जो हो गया ये क्षेत्र मन्नार की खाड़ी बोला जाता है, मन्नार की खाड़ी। और ये क्षेत्र जो है पाक
की खाड़ी कहा जाता है, पाक की खाड़ी, पाकिस्तान की खाड़ी नहीं करना है, पाक की खाड़ी, ठीक है। तो इसी पाक की खाड़ी में एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम जो है आपको कौन से, काचा तीवी द्वीप कहा जाता है। इसे कौन सा द्वीप कहा जाता है, तो काचा तीवी द्वीप, काचा तीवी द्वीप, जो कि 2025 में बहुत ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने 1974 अपने किताब पर लिख लेना है इस बात को, काचा तीवी द्वीप के बारे में। 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को दान में दे दिया था। ये दोस्ती के कारण, उस समय भी श्रीलंका के पहली प्रधानमंत्री राज कर रही थी श्रीलंका पर, भंडार नायके, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत में राज कर रही थी। तो दोनों की दोस्ती के कारण इंदिरा गांधी ने 1974 में काचा तीवी द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जाफराबाद द्वीप के बारे में हम लोग देख लिए। आगे क्या यहाँ पर दिया गया है, जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है, जैसे पॉइंट पेड्रो के नाम से जाना जाता है। पॉइंट पेड्रो कहाँ है, जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। भारत और चीन की सीमा जो है, थोड़ा सीमा के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीमा के बारे में बात आप कीजिएगा। सीमा की बात कीजिएगा तो ये जो सीमा है, थोड़ा मिटा देते हैं, जो भारत और चीन के बीच सीमा, पूरे सीमा के हम यहाँ पर बात कर लेंगे। पूरे जो पड़ोसी देश है भारत के, उसकी सीमा के बारे में हम बात कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पर हम चलेंगे। तो भारत और चीन के बीच सीमा, भारत और चीन की सीमा जो है यहाँ से लगता है, ये जो है भारत और चीन की सीमा है, भारत और चीन की सीमा यही है, ये भारत, फिर नेपाल आ गया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा, फिर यहाँ पर है, यहाँ तक भारत और चीन की सीमा यही है, जो कि 3 भागों में है। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग यहाँ पर हो गया, और तीसरा भाग जो है यहाँ पर हो गया। 3 भागों में भारत और चीन के बीच सीमा स्थित है, जिसे जो है मैक-मोहन रेखा के नाम से जानता है। मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा, मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये जो निर्धारण हुआ था वो 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा, और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा जो है ये रहा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा जो है ये रहा, हाँ ये रहा भारत और पाकिस्तान की सीमा। और भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा जो है ये रहा, ये रहा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा। तो भारत और बांग्लादेश सीमा और भारत और पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन। आप लोग सभी लोग जानते हैं जब भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ था 1947 ईस्वी में, तो ये जो है पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और ये पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो दोनों के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित की गई थी वो जो है रेड क्लिफ रेखा ही क्या है। सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ और 17 अगस्त को जो है 17 अगस्त के जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया, ठीक है। तो ये सीमा जो है रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दोनों देश की सीमा, बांग्लादेश और पाकिस्तान की, ठीक है। लेकिन 1971 में बांग्लादेश जब आजाद हो गया 1971 ईस्वी में, ठीक है, तब भी ये इनके बीच की सीमा जो है रेड क्लिफ लाइन के नाम से ही जाना जाता है। तो ज्यादा इसमें कुछ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और रेखा पूछा जाता है, शून्य रेखा, शून्य रेखा, शून्य रेखा। कई बार आप देखिएगा अगर प्रीवियस ईयर आप बनाते होंगे तो वहां पर दिया होगा शून्य रेखा, किनके बीच रेखा निर्धारित करते हैं। तो शून्य रेखा जो है, जीरो रेखा जिसे बोला जाता है, जो भारतीय राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है, बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है। तो कईयों बार पूछा गया है
भले लूसेंट ना दिया गया है, लेकिन हम लोग को जानकारी ये रहना चाहिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग दिलीप कुमार जी। ठीक है, तो ये जो है शून्य रेखा के बारे में आप ध्यान रखना है। अगला जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा। तो भारत और अफगानिस्तान का सीमा जो है आप यहाँ पर देखते होइएगा, यही छोटा सा सीमा लगता है पीओके वाला इलाका में। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान जब एक हुआ करते थे तो उनके बीच एक सीमा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, जिस सीमा का नाम से आप लोग जानते होइएगा, ये सीमा यहाँ तक है। ठीक है, पाकिस्तान के पूरा घेरे हुए अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान का पूरा, सॉरी यहाँ पर ईरान थोड़ा टच करता है। तो यही तक जो सीमा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लगता है, और भारत से थोड़ा सा सीमा लगता है पीओके वाला क्षेत्र में। तो इस सीमा का नाम जो दिया जाता है डुरंड रेखा के नाम से, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और वो जो है 1896 में ये सीमा निर्धारित किया गया था। 1896 इसमें लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का समय था उस समय। ठीक है, उस समय जो है 1896 इसमें सर हेनरी डुरंड के द्वारा डुरंड रेखा खींचा गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच। उस समय पाकिस्तान भारत में था इसलिए। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है ये डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। ठीक है, थोड़ा सा सीमा जो है पीओके इलाका में भारत से भी साझा करता है, जिसे डुरंड रेखा का नाम से जाना जाता है। कल ही बताया से 106 किलोमीटर की सीमा पीओके इलाका में भारत से साझा करता है। वर्तमान में पीओके पाकिस्तान के हाथ में है, तो संपूर्ण रूप से भारत के हाथ में डुरंड रेखा नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में आपस हम लोग ले लेंगे। इसके बाद हमारा एक भारतीय राज्य है म्यांमार। तो म्यांमार पर जो है सीमा रेखा जो है म्यांमार में जो सीमा रेखा है एक पहाड़ी है जो बनाती है, जिसे पटकाई बूम की पहाड़ी कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? पटकाई बूम की पहाड़ी, पटकाई बूम की पहाड़ी कहा जाता है, बूम की पहाड़ी कहा जाता है, जो कि पहाड़ी कहा जाता है, जो कि म्यांमार और भारत के बीच सीमा बनाता है। पटकाई बूम की पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है ये सीमा रेखा के निर्धारण करता है। अगला जो है नेपाल। नेपाल का सीमा रेखा कोई हमारा नहीं विवादित है। ठीक है, आगे है अगला जो है जिसके साथ सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन, वो है कौन सा? श्रीलंका। श्रीलंका देश है। तो श्रीलंका के बीच जो है सीमा रेखा हमारा पाक जल संधि से जुड़ा हुआ है। पाक जल संधि है, जल संधि जो दो जलीय भागों को जोड़ने वाली, संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो दो जलीय भागों को जोड़ने वाली को जल संधि कहा जाता है। दो जलीय भाग को जोड़ने वाली को जल संधि कहा जाता है, और दो स्थलीय भाग को अलग करने वालों को भी जल संधि कहा जाता है। ठीक है, जल संधि के दो परिभाषा होता है। जल संधि जल को जोड़ने वाली, जलीय भाग को जोड़ने वाले, और स्थलीय भाग को अलग करती है ये। तो भारत और श्रीलंका के बीच अलग करता है पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा निर्धारण करता है। पाक जल संधि ये जो ऐसे है पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है ये बात। आप सभी पाक जल संधि से पाकिस्तान नहीं मार देना है। कई बच्चे पाकिस्तान मार देते हैं, ऐसा नहीं करना है। यही बात लिखा है भारत और चीन के बीच सीमा में मनमोहन रेखा कहा जाता है। ये रेखा 1914 से शिमला में निर्धारित की गई थी, शिमला में निर्धारित की गई थी, और भारत की सीमा के 3 सेक्टरों में बांटा गया। 3 सेक्टर बता दिए थे। ठीक है, ये जो हम थोड़ा बता देते हैं काराकोरम रेंज। ठीक है, ये थोड़ा सा नोट में दिया गया है, तो नोट में दिया गया है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो हमारा उत्तरी भारत हो गया, उत्तरी भारत का चित्र ले लेते हैं मैप। और उत्तरी भारत में आप लोग जानते होइएगा यहाँ पर जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। आगे हम बताएंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी कौन सा है, लद्दाख श्रेणी कौन सा, जास्कर श्रेणी कौन सा है। ठीक है, जब हिमालय आपको हम पढ़ाएंगे तो यही पर काराकोरम पर्वत श्रेणी है। और यहीं पर जो है एक हिमनद है जिसे ग्लेशियर कहा जाता है, ग्लेशियर है, जिसे आप लोग नाम सुने होगा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, चीन ग्लेशियर।
सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर का नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे। तो यह काराकोरम रेंज जो है भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के मध्य एक जल विभाजक का काम करता है। जल को बांटने वाला, भारत और चीन को बांटने वाले काम करता है काराकोरम पर्वत। 70 किलोमीटर लंबा। यहाँ पर जो है मिस्टेक किया है लूसेंट जो है, यहाँ पर जो है सियाचिन के बारे में नहीं, 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम ग्लेशियर की बात कर रहा है। तो काराकोरम ग्लेशियर में सियाचिन ग्लेशियर ये 70 किलोमीटर लंबा है, 70 किलोमीटर लंबा है। ये ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव कहा जाता है। पहला और दूसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का। और तीसरा ध्रुव क्योंकि बहुत ठंडा ये रहता है एक सियाचिन ग्लेशियर, इसलिए इसके तीसरा ध्रुव कहा जाता है। और इसके बारे में एक और जानकारी रखिए, जब विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर में है। सियाचिन ग्लेशियर है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। इसके लिए लड़ाई भी हुई थी 1984 में, ऑपरेशन मेघदूत हुआ था सियाचिन ग्लेशियर के लिए। तो जो है तीसरा ध्रुव इसे कहा जाता है। तो यहाँ सियाचिन ग्लेशियर की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आपको सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ही दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर, ये भारत और पाकिस्तान में डुरंड रेखा 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किए थे। अब रेखा पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच इसे पढ़ा दिए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो 15 अगस्त 1947 सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन इसका जो है सीमा रेखा खींचा गया था 17 अगस्त, 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947। इसको ध्यान में रखना है। ये कमिटी जो गठित की गई थी वो 15 अगस्त को की गई थी और रेखा जो खींचा था 17 अगस्त को खींचा था। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच नदियां सीमा बनाती है, उसमें तो काली नदी हो गया। काली नदी भी, जिसे भारत में आप लोग नाम सुने होइएगा, उत्तर प्रदेश जिसे सरयू नदी के नाम से जानते हैं और बिहार में जिसे घग्गर नदी के नाम से घग्गर नदी। तो यही नदी जो है काली नदी या घग्गर नदी, और इसकी सहायक नदी है सरयू नदी, जिस पर श्री राम भगवान का मंदिर बना हुआ सरयू नदी के किनारे, ठीक है। तो इसकी सहायक घग्गर की सहायक नदी या काली की सहायक नदी है, जो कि भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाती है। और भारत और नेपाल के बीच एक और बात हम लोग चर्चा कर लेते हैं, विवादों में रहता है हमेशा के लिए। यहां से काली नदी निकलती है और काली नदी के बारे में चर्चा कर ले। यहां से जो है तिब्बत वाला इलाका से काली नदी निकलती है और ये जो है ऐसे बहते बहते उत्तर प्रदेश होते हुए, रंग परिवर्तन, उत्तर प्रदेश होते हुए ये बिहार में आके गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ आके मिल जाती है? तो गंगा नदी में आके मिल जाती है। गंगा नदी आप लोग जानते हो, जो गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी में आके मिल जाती है। जब तक ये नेपाल में रहती है तब इसे काली नदी कहा जाता है। काली नदी। जब ये उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो इससे घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी के नाम से, घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। और ये नदी जो है भारत और नेपाल के बीच विवाद के कारण ही बनती है, क्योंकि ये नदी जो है पूरब की ओर घसक गई है। जब आप लोग नाम सुने होइएगा भारत और सुगौली की संधि, तो सुगौली की संधि जब 1816 ईस्वी में हुई थी, तो ये जो है अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच जो संधि हुई थी, सुगौली की संधि, उस समय जो है काली नदी को ही भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा माना गया था। काली नदी के हुए भारत और नेपाल के बीच सीमा माना गया था उस समय 1800 सुगौली की संधि के समय। तो उस समय क्या है, बाद के वर्षों में ये काली नदी जो है इधर घसकते गई पश्चिम की ओर, जिसे कि नेपाल कहता है। जब काली नदी जब हमारे बीच की सीमा निर्धारित है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो थोड़ा सा क्षेत्र है, वो नेपाल का हो जाएगा। और अपने मैप पर भी इधर से आया था, आप लोग को याद होगा ये बात, ठीक है। तो काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच विवाद है, ठीक है। एक और नदी है जो भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण करती है, वो नदी है आपका, या नेपाल से निकलती है, वो नदी है आपका
गंडक नदी, गंडक नदी का नाम सुना होगा। तो गंडक नदी भी बिहार भारत और नेपाल के बीच सीमा साझा करती है, बिहार और नेपाल के बीच सीमा साझा करती है गंडक नदी। ये भी ध्यान आपको ध्यान में रखना है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला पेज पर आएंगे। नेपाल काली नदी पटकाई की पहाड़ी बताए भारत और म्यांमार को अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका भारत पाक जल संधि मानागार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल मध्य में ही राम सेतु स्थित है। ठीक है, तो राम सेतु कौन सा है? तो राम सेतु ये वाला राम सेतु आप लोग दिखा देते हैं। राम सेतु आप लोग सभी लोग, जिसे आदम का पुल भी कहा जाता है। आदम के पुल अंग्रेजों द्वारा ये बोल दिया गया, लेकिन हम लोग के लिए ये राम सेतु है, राम जी द्वारा बनाया गया सेतु है। ये जो है आपका राम सेतु है। ये हो गया आपका मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी एक पहले भी चर्चा हम कर चुके थे खाड़ी। और एक ऊपर वाला जो हो गया ये पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, और इसी के बीच में स्थित है ये जो है हमारा राम सेतु, जिसे आदम का पुल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, पाक जल में राम सेतु स्थित है। ठीक है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री, देखिए श्रीलंका पहला जो हमारा समुद्री देश जो है वो श्रीलंका है। श्रीलंका है, कल भी बताए थे सबसे नजदीक का हमारा समुद्री देश जो है वो श्रीलंका है। और उसके बाद जो है इंडोनेशिया है, उसके बाद जो है इंडोनेशिया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, दोनों बातों को कल भी इसको चर्चा किए थे। ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित है, कल भी इसकी चर्चा किए थे और वहां पर बताए थे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यहाँ पर स्थित है कौन सा? इंडोनेशिया महाद्वीप, इंडोनेशिया देश। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। इसकी हम चर्चा थोड़ा कर लेते हैं, भारत का मानक समय के बारे में। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय थोड़ा चर्चा इसकी कर लेते हैं। तो भारत का मानक समय जो है आप लोग जानते होइएगा, ये विश्व हमारा हो गया। क्या हो गया? ये विश्व हो गया, ये हमारा विश्व की रेखा हो गया, गोल है हमारा पृथ्वी। तब आपको कल भी बताए थे ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि ब्रिटेन में के शहर ग्रीनविच से गुजरती है। इसलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, जिसे कि दुनिया के टाइम लाइन कहा जाता है। ग्रीनविच टाइम लाइन, टाइम लाइन समय रेखा के नाम से जाना जाता है, ग्रीनविच समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है इससे। ठीक है, ये 0 डिग्री यहीं से जो है विश्व की देशों के टाइम लाइन निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और ये टाइम लाइन जो है विश्व के देशों द्वारा निर्धारित किया गया है 7.5 डिग्री के अंतर पर होना चाहिए। 7.5 डिग्री के 7.5 डिग्री के अंतर पर होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही जब आप भारत में आइएगा तो ये रेखा से जो है, इस रेखा से भारत का जो टाइम लाइन है, ये जो यहाँ से, यहाँ पर हम भारत पर दिखा रहे हैं, तो भारत के जो है टाइम लाइन जो है यहाँ से गुजरती है, यहाँ से, ये जो है यहाँ से ये ऐसे गुजरता है टाइम लाइन है। भारत 7.5 के एथी से कीजिएगा तो ये जो होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में होता है। और आप लोग जानते होइएगा जो टाइम लाइन है उसके पूरा में जाइएगा तो समय बढ़ता है, और टाइम लाइन के जो पीछे आप जाइएगा, पश्चिम में जाइएगा तो समय घटता है। ये बात आप पहले से जानते होंगे। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है अमित सर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, तो ये जो है कितने राज्य से, जो भारत का टाइम लाइन है कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो एक ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, एक ट्रिक आपको ध्यान में रखना है।
यूपी में छतरी ओढ़ के आओ, ओढ़ के आओ। एक ट्रिक है टाइम लाइन के राज याद करने के लिए। तो यूपी में छतरी ओढ़ के, क्योंकि यूपी में ज्यादा बारिश होता है। और जो एक टाइम लाइन है जो है उत्तर प्रदेश के नैनीताल, नैनी जगह नाम से, नैनी जो है इलाहाबाद और प्रयागराज में स्थित है, नैनी जगह से जो कि प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, वहां से गुजरता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में थोड़ा सा याद रखना है। कहां से गुजरता है? तो नैनी से गुजरता है। जो यूपी में छतरी ओढ़ करते, यू से उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में से जो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ओ से हो जाएगा ओडिशा, और ओ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आओ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यूपी में छतरी ओढ़कर आओ। ठीक है, देश याद रखना है कि ज्यादा हार्ड नहीं है, आप यहां पर देखकर भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से, 5 राज्यों से होकर हमारा टाइमलाइन, भारत का टाइमलाइन गुजरता है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है में स्थित है। ठीक है, यही बात यहां पर लिखा गया होगा, यही बात यहां पर लिखा गया होगा। 5 राज्यों से होकर गुजरता रहता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होकर गुजरता है। विश्व के देशों के आम सहमति के तहत मानक यमुनोत्तर को 7.5 डिग्री देशांतर के गुणक पर चुना गया था। ये बात हम आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला पेज में आएंगे, कर्क रेखा। ठीक है, अब कर्क रेखा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहीं पर थोड़ा चर्चा करेंगे कर्क रेखा के। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है आपको, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा जो है आपको आप लोग जानते होइएगा, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा, कल कर्क रेखा के बारे में चर्चा किए थे। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के बारे में चर्चा किए थे, तो कल वाला क्लास में आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर उतना समय नहीं है, क्योंकि आप लोग फिर बोलिएगा ज्यादा समय ले रहे हैं सर। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेना है। तो कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका ट्रिक भी आपको ध्यान रखना है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। गरम छाछ, गरम छाछ, छाछ पी, तृप्ति मिलेगी, तृप्ति, तृप्ति मिलेगी। गरम छाछ पी, तृप्ति मिलेगी। ये ट्रिक है आपको भारत के 8 राज्यों को याद करने का। ग से हो जाएगा आपका गुजरात, गुजरात, र से हो जाएगा आपको राजस्थान, राजस्थान, म से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, छ से होगा आपका छत्तीसगढ़, पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, त से हो जाएगा त्रिपुरा, सॉरी त्रिपुरा, और मी से हो जाएगा मिलेगी से मिजोरम। ये जो 8 राज्य है, ये भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झ से झारखंड नहीं दिएगा, अच्छा यहाँ झ से झारखंड हो जाएगा, छाछ हो जाएगा, छाछ, झ से झारखंड, झारखंड। ये 8 राज्य है, 8 राज्य के बारे में चर्चा है। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 8 राज्य है जो भारत के कर्क रेखा से होकर गुजरता है। लेकिन एक प्रश्न जो बीपीएससी में पूछा गया था, प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया था, जो कर्क रेखा और मकर रेखा जो है,
कर्क रेखा और मकर रेखा जो है किस पहाड़ी पर एक दूसरे कटते हैं? तो कर्क रेखा कर्क रेखा और जो भारत का मानक समय रेखा है वो किस पहाड़ी पर कटता है? तो ये जो है बघेलखंड की पहाड़ी पर, बघेलखंड की पहाड़ी पर कटता है, बघेलखंड की पहाड़ी पर कटता है, एक दूसरे को काटता है। आप पूछे कौन सा राज्य में काटता है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में एक काटता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कर्क रेखा और मानक भारत का मानक यमुनोत्तर रेखा जो है एक दूसरे को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, आपको छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों ऑप्शन हो तो आप मध्य प्रदेश को लगाकर आइएगा, ठीक है। ध्यान में रखना, पहाड़ पूछे तो बघेलखंड के पठार, तो भी बात आप ध्यान में रखनी है। यही बात जो है लिखा हुआ है इसमें, जो हाँ, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, बात बताए हैं आपको। इसका एक और ट्रिक होता है मित्र पर गामछाझार, उसको याद नहीं रखना है। क्यों नहीं याद रखना है? क्योंकि उसमें जो है आपसे पूर्व पश्चिम सजाने के कह दे या पश्चिम से पूर्व सजाने के, तो उसमें नहीं होगा। लेकिन ये जो हम बताए हैं गर्म छाछ को पी तृप्ति मिलेगी, तो ये इससे जो है आप पूरा पश्चिम लगा सकते हैं। बघेलखंड के पठार कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, ये बात भी बता दी है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ये हो गया हमारा भारत का नक्शा। तो जो है चुंबकीय रेखा, भारत का चुंबकीय रेखा जो है उत्तरी ध्रुव, आप लोग जानते हुए पृथ्वी, आप साइंस में पढ़े होइएगा, पृथ्वी एक चुंबक की तरह के भांति कार्य करती है, जो उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव के तरह ऐसे मिलाई रहती है, ऐसे जो पृथ्वी के चुंबकीय रेखाएं है, पृथ्वी के जो है चुंबकीय रेखा जो दक्षिण भारत ऐसे जो है, ये जो है आपको एक जगह भारत में सड़ती है जिसे चुंबकीय विषुवत रेखा कहा जाता है, त्रिवेंद्रम से गुजरती है, त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है, जो कि केरल राज्य का एक शहर है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और बात यहाँ पर दिया गया है, एक और बात दिया गया है, जब पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है, बात हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में, जो कि पहले एक भारत का ही रूप था, उससे भारत से ही अलग होकर बना हुआ है, तो उसे ही भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है 5 देश शामिल हैं। पहला देश जो शामिल है भारत, दूसरा देश है पाकिस्तान, तीसरा देश है बांग्लादेश, चौथा देश नेपाल और भूटान। यहाँ पर देख लेते हैं मैप में भी हम लोग देख लेंगे। मैप में देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश है, तो भारतीय उपमहाद्वीप देश आपसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश है, पाकिस्तान है, एक है जो आपको पाकिस्तान हो गया, एक है आपको नेपाल हो गया, दूसरा तीसरा भूटान हो गया, चौथा बांग्लादेश हो गया और एक अपना देश भारत हो गया। तो यही 5 देश जो मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण होता है। ध्यान रखना, श्रीलंका को नहीं रखना है इसमें। कई बच्चे श्रीलंका को भी मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। श्रीलंका नहीं होगा, बल्कि यही देश होंगे, ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर सर्वाधिक राज्य की सीमा जो है, क्या हो गया? अब लिख रहा है सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा जो लगा है राज्य जो है उत्तर प्रदेश। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश को देखिए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि भारत के जो है 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक है। 8 राज्य कौन कौन से?
तो 8 राज्य आप देखिएगा, तो पहला जो उत्तराखंड, दूसरा जो आपका हरियाणा, तीसरा जो आपका राजस्थान, ये वाला इलाका देखिए राजस्थान का जुड़ा हुआ है, चौथा जो है मध्य प्रदेश है, पांचवा जो है आपका छत्तीसगढ़ है, छठा यहाँ पर झारखंड सोनभद्र जिला जहाँ सोना मिलता है, ठीक है, झारखंड है, ठीक है, पहला उत्तराखंड, यहाँ पर थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश का भी सीमा लगता है, यहाँ पर छोटा सा सीमा, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यही जो 8 राज्य हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, छोटा सा दिल्ली, दिल्ली भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो कितने राज्य? 8 राज्य, उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ प्रदेश सीमा साझा करता है। और एक देश भी यहाँ पर, जिस देश का नाम है नेपाल, ये नेपाल वाला, तो एक देश नेपाल के साथ भी ये सीमा साझा करता है। यही जो है भारत में सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा उत्तर प्रदेश करता है, ध्यान में इसको रखना है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट दिया गया है, ये दिल्ली लगी हुई बात, भारत राज्य में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो आइए यहाँ पर हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको बढ़िया से, ठीक है। तो ये जो है भारत, दक्षिण भारत में आप आइएगा, ये राज्य, यही राज्य के बारे में आपसे कह रहा है, जो भारत का जो है तटीय राज्य। तो भारत में तटीय राज्य की संख्या जो है 9 है। भारत में तटीय राज्य की संख्या जो है 9 है। कौन कौन से राज्य है? तो यहाँ पर देखिए, जो समुद्र से साथ सीमा साझा करते हैं उसे ही तटीय राज्य कहा जाता है। तो कौन कौन से राज्य समुद्र से सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक, ये वाला भी है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये जो राज्य है उसे तटीय राज्य बोला जाता है। कौन कौन सा है? तो इसमें 9 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? 9 राज्य आते हैं, 9 राज्य आते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पर देखिए, पहला है आपको गुजरात, पहला आपको गुजरात, दूसरा है आपका महाराष्ट्र, तीसरा यहाँ पर छोटा है देश गोवा है, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा है आपका तमिलनाडु, सातवां है आपका आंध्र प्रदेश, आठवां है आपका उड़ीसा और 9वां जो है पश्चिम बंगाल है। ये 9 राज्य जो है भारत के तटीय राज्य कहलाते हैं, कि समुद्र से सीमा साझा करते हैं। तो तटीय राज्य में और 4 केंद्र शासित प्रदेश है, जो भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत के साथ तटीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? एक है दमन और दीव और दादर नगर हवेली, जिसे 26 जनवरी 2020 को एक साथ कर दिया गया था। दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक ही केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान हो गया है, जिसकी राजधानी वर्तमान में दादर है। दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथा यहाँ पर है पुदुचेरी। तो ये 4 राज्यों की जो है, 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्री सीमा लगती है, जिसे तटीय केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, ये लुसेंट में नहीं दिया गया है। 9 राज्यों में सबसे सर्वाधिक सीमा जो है, वो जो सीमा लगती है गुजरात की, सर्वाधिक सीमा 9 राज्यों में सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है? तो गुजरात की लगती है। सबसे कम किसकी लगती है? तो सबसे कम जो है, सबसे कम सीमा जो है, समुद्री सीमा जो है सबसे कम, वो गोवा का लगता है। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की सीमा सबसे बड़ी है। लेकिन हाल ही में आई गणना के अनुसार गुजरात की सबसे अधिक सीमा लगती है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी समुद्री सीमा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, ठीक है, और सबसे कम पुदुचेरी का है। पुदुचेरी के बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। तो पुदुचेरी एक राज्य में नहीं है, बल्कि पुदुचेरी जो है ये 4 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है और केरल में भी। यहाँ पर चर्चा हम कर लेते हैं थोड़ा पुदुचेरी के बारे में। पुदुचेरी जो है 4 राज्यों में है,
एक आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में जो पुदुचेरी का जिला है उसे यानम कहा जाता है, यानम। तो यानम से आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। दूसरा 2 जिला जो है आपको पुदुचेरी का, वो तमिलनाडु में है। एक आपका पुदुचेरी खुद, और एक जो है कराईकल, ये कराईकल, ये जो जिला है यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश में है जिसे यानम के नाम से जाना जाता है, और एक जो है यहाँ पर है केरल में जिसे आपको माहे के नाम से जाना जाता है, माहे। तो ये 4 जिला से मिलकर पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनता है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो यही बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये बातें दी गई है। कौन कौन 9 राज्य है? सर्वाधिक लंबी गुजरात है, 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और ये राज्य है गुजरात। इन 9 राज्य के बारे में चर्चा की गई है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो ये सभी बातें हम चर्चा कर चुके हैं इसकी, ठीक है। पाकिस्तान के साथ सीमा, पाकिस्तान की सीमा, नेपाल के साथ सीमा, चीन के साथ सीमा, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य जो त्रिपुरा, इसकी चर्चा भी कर। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा, इसकी चर्चा जो पहले क्लास में ही हम कर चुके थे, ठीक है। ये सब बातें हम बता चुके थे, और भी बातें हम बता चुके हैं। पॉलिटी के लिए रवि सर आ चुके हैं, तो रवि सर पॉलिटी की क्लास लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़े रहिए, पॉलिटी की क्लास हम लगा देते हैं। कल हम लोग भारत के दर्रे के बारे में पढ़ेंगे, दर्रा से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। पूरा दारा का नदी से कुछ प्रश्न है उसको देखेंगे, ठीक है। और दारा को कल पूरे बढ़िया तरीके से समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दारा के हम एक PDF भी लगाए हैं, जो भारत में जितने दर्रे हैं उसको आप एक बार रिविजन इसको से कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, उसे आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रवि रंजन सर आ गए हैं तो उनके लिए हम पॉलिटी का क्लास लगा देते हैं थोड़ा। रवि सर आ गए हैं, आइए सर। कंटिन्यू चलेगा, रिकॉर्ड बंद करके आपका रिकॉर्ड